Assalamualaikum everyone. I'm Faisal Ahmed, and from today we will starting the unit-wise test series. Almost you have the 40 plus test in this test series, and आप ना सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे बट हर एक एमसीक्यूज की डिस्कशन भी समझेंगे. ठीक है, द डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, आप उसको रिवाइज करते हो वीडियो डिस्कशन देखकर. ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये एमसीक्यू सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बाकी के ऑप्शन क्यों गलत हो रहे हैं. तो ये आपके पास बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पर आपको मजबूर करता है सोचना, एंड यही आपके पास एमडीकेट एग्जाम में होता है. ठीक है, दिस इज बेसिकली जो टेस्ट सीरीज है वो इस तरीके से आपके पास डिज़ाइन की गई है कि आपके पास स्ट्रेस मैनेज हो सके, आपके सारे जो ऑप्शन है कैसे सोचते हैं, कैसे सोचना चाहिए, वो भी आपके पास यहाँ पर बेहतर होंगे. फॉर योर नॉलेज दैट दिस सीरीज इज टोटली ओपन सोर्स. इसका मतलब क्या ओपन सोर्स? इसका मतलब ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन अगर बॉक्स देखेंगे वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर एक लिंक होगी. ठीक है, ये आपके पास एलएमएस की लिंक है, कोड भी यहाँ पर आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है. जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आप इजीली वहाँ पर सारी टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जब भी चाहें. एमटीके तक आपके पास ये ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, कोई भी इसके लिए फीस नहीं है. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू ऑल. नाउ हम अपनी टेस्ट स्टार्ट करते हैं. कोशिश कीजिएगा कि जब भी मैं सॉल्व करूं तो उसके साथ सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें. इससे क्या होगा, आपको आइडिया होगा कि जिन बच्चों ने टेस्ट सॉल्व नहीं की, फॉर देम उनको आइडिया होगा कि आपके पास क्या आपने सही ऑप्शन चूज किया है या नहीं. अगर किया भी है तो क्यों किया है. दैट्स द पर्पज ऑफ टेस्ट. तो ये टेस्ट बाकी टीचर्स जैसे लेते हैं आपसे ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी. और आप सबको पता है कि हम जब भी कुछ लाते हैं तो हमेशा बेस्ट लाते हैं. फॉर योर नॉलेज, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से कवर कर लेते हैं, आपका मैक्सिमम स्कोर आने के चांसेस हैं. बट द ओनली थिंग मैटर दैट योर इंटेंशंस, आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आप डेली टेस्ट को सॉल्व करें. ठीक है, चाहे सही हो एमसीक्यूज, चाहे गलत हो, चाहे कोई भी खौफ हो आपके अंदर कि सर मेरे एमसीक्यूज तो रॉन्ग हो रहे, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ. देन यू मस्ट स्टार्ट, यू हैव टू जस्ट सिंगल डायरेक्शंस. कि मुझे सॉल्व करना है, चाहे गलत हो, जितने भी गलत हो, पूरे गलत हो, मुझे सॉल्व करना है. अब सॉल्व तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको वीडियो डिस्कशन भी देखनी है, क्योंकि रियल चीज़ आपके पास वीडियो डिस्कशन है जो आपको बताती है कि आपको कैसे सोचना है, कैसे एमटीकेट एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज को 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट आपके पास इस टेस्ट सीरीज के बारे में. अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का. फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कह रहा है द फंडामेंटल यूनिट दैट कैरीज आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस नोन एज. तो आप सबको पता है, सिंपल चीज़ है कि फंडामेंटल यूनिट कौन सा होता है. ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सेल. जाहिर बात है. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा सेल. बट हमें तो पता है ए ऑप्शन है, बल्कि जो आपके पास बी ऑप्शन है, सी है, डी है, वो क्यों नहीं है, उसको भी देखें साथ. ये जो टिश्यू है, आप सबको पता है कि टिश्यू जो होता है ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ, हाँ जी, ग्रुप ऑफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर वो किस चीज़ की बात कर रहा है, फंडामेंटल यूनिट की. जीन क्या होते हैं सर? जीन जो होते हैं ये सेगमेंट होते हैं डीएनए के. दीज आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए. तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा. अगर आपने देखा हो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आपके पास इस टाइप का डीएनए बना हुआ होता है. ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास सेगमेंट बने हुए होते हैं, हम उन्हें कहते हैं जीन. क्या कहते हैं हम उन्हें? जीन कहते हैं. ठीक है, आगे चलें. आगे आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. अब सबसे पहले देखो, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप रीड करते हो तो सबसे पहले एक चीज़ को फाइंड करो. वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपके पास, मैं उसको नाम देता हूँ कीवर्ड का. ठीक है, कीवर्ड को फाइंड करो. ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा. ठीक है, जब मैं आपकी एज का था तो मैं हमेशा कीवर्ड को देखता था. ठीक है, एक डॉक्टर हैं बाहर के, फॉरेन कंट्री के, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ सॉल्व करनी है, तो जस्ट उसकी एक चीज़ को लो और उसको स्टेप बाय स्टेप देखो कहाँ तक जाती है. तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमें यही करना होगा. ठीक है, मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन है, चलो आगे चलो. थर्ड के अंदर मैं बताऊंगा बी ऑप्शन है, सही है, आगे चलो. बिल्कुल नहीं. इस सीरीज का मतलब ही यही होता है वीडियो डिस्कशन का, कि आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों हो रही है और ये क्यों नहीं हो रही. ठीक है, तो यहीं पर आपको मैंने बता दिया है, जो मेन चीज़ आती है आपके पास वो आती है कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए. चलो प्रैक्टिस करते हैं, आ जाएगा, डोंट बी वरी. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप,
तो यहाँ पर कीवर्ड क्या होगा? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? हाँ जी, राइट। जो यहाँ पर कीवर्ड है बेटे, वो है आपके पास करेक्ट। ये आपके पास यहाँ पर कीवर्ड है, ठीक है? अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। अब आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, ठीक है? जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए जहाँ पर रॉन्ग या राइट स्टेटमेंट आपको चूज़ करनी हो, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। आप यहाँ से स्टार्ट करें, डी ऑप्शन से स्टार्ट करें, ठीक है? डी ऑप्शन में देखें, कह रहा है यूकेरियोटिक सेल आर स्ट्रक्चरली सिंपल। क्या यूकेरियोटिक सेल सिंपल होते हैं? चलो मैं कुछ डिफरेंस बता देता हूँ इनके बारे में। आपके पास एक होता है यूकेरियोटिक सेल और एक होता है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है? तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? इसमें जो होता है वो ये होता है कि यूकेरियोटिक सेल में आपके पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस या नो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ठीक है? मोस्टली हम सिंगल लेते हैं, लेकिन अगर ना हो तो हम नो भी कहते हैं, ठीक है? बहुत सी एक्सेप्शंस आपके पास बायोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक क्योंकि ओल्ड है, अभी तक वो एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है जो बाहर की है, ठीक है? तो आपको जस्ट आज का ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जाता है अभी भी, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज दैट आपको अपने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है क्योंकि इसी से ही एग्जाम आता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी इंडिया के या यूएसए के या कनाडा के बुक को फॉलो करें। यू मस्ट बी फॉलो योर ओन बुक्स। जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आई एम ऑल्सो रीडिंग एंड लर्निंग द योर एमबीबीएस बुक्स, ठीक है? नेटर एक्सलिप ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे एमबीबीएस के अंदर। अगर कोई चीज़ रिलेट करती है तो मैं आपको यहाँ पर भी वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट नो योर ओन सिलेबस। आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, आपको अपनी टेक्स्ट बुक का पता होना चाहिए। अगर मैं कोई एमसीक्यूज देता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक में से, ठीक है, एक पॉइंट वहां से निकाल कर देता हूँ आपके सामने रखता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टेक्स्ट बुक में किस पेज पर ये पॉइंट लिखी हुई है। तो ये तभी होगा जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर नीड हुई बुक को ओपन करने की एमसीक्यूज के साथ, तो वो भी मैं यहाँ पर ओपन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अब आते हैं वापस। तो यहाँ पर आपके पास यूकेरियोटिक सेल जो होते हैं वो मोस्टली आपके पास कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, मींस उनके पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है? अब सर कैसे? लाइक आपके पास इसमें जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं वो हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपके पास एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, ठीक है? वैसे बहुत आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इस वजह से जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। सी ऑप्शन देखें, यूकेरियोटिक सेल लेकर न्यूक्लियस। आप सबको पता है ये न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है? इस वजह से ये ऑप्शन बी सी ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा। और बी ऑप्शन देखें, प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व अर्लियर देन यूकेरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये यूकेरियोटिक सेल से पहले आए, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल दे इवॉल्व अर्लियर देन यूकेरियोटिक सेल। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ये यूकेरियोटिक सेल से पहले आए थे। आप पढ़ते हो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, आप पढ़ते हैं एवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो आपके पास इवॉल्व हुए थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आए थे यूकेरियोटिक से, ठीक है? यूकेरियोटिक तो आपके पास 1.5 बिलियन ईयर्स के बाद आए थे। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन को देखें, कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल आर लार्जर देन यूकेरियोटिक सेल। ये बात भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो आपके होते हैं आपके पास वो स्मॉलर होते हैं यूकेरियोटिक सेल से, ठीक है? अगर मैं साइज मेंशन करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं आपके पास वो 0.125 0.125 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है, और यूकेरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो 10 टू 100 माइक्रोमीटर होती है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो तो स्मॉलर होते हैं, लार्जर नहीं होते। तो एज पर कीवर्ड हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो यहाँ पर क्या हुई आपके पास? बी ऑप्शन, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो फंगल सेल वॉल आर प्रीमियरली पेड ऑफ। अब यहाँ पर कीवर्ड बताएं क्या होगा? फंगल सेल वॉल, ये आपके पास कीवर्ड है, ठीक है? आगे देखें, बैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर भी आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल की क्या है? कीवर्ड दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दो कीवर्ड दिए गए हैं, एक दे रहा है फंगल। फंगल का क्या पूछ रहा है? फंगल की सेल वॉल पूछ रहा है। तो दूसरा आपके पास क्या दिया गया है? बैक्टीरियल। बैक्टीरियल के बारे में क्या पूछ रहा है? बैक्टीरियल की सेल वॉल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? ना फंगल की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है वो आपसे पूछ रहा है। तो इन ऑप्शन को छोड़ दें, ये सिंपल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? जो फंगल की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन से, ठीक है? तो ये बनी हुई होती है काइटिन। और जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है ये बनी हुई होती है किससे? पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन, ये चीज़ आप दोनों नोट कर लीजिएगा।
और पेप्टिडोग्लाइकन अगर ना लिखा हो तो यहाँ पर आपके पास एक और वर्ड आता है बुक के अंदर कि म्यूरिन भी हो सकता है। ठीक है, अगर पेप्टिडोग्लाइकन ना हो तो म्यूरिन भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर? ए ऑप्शन में कह रहा है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो है ही नहीं, वो तो प्लांट्स के अंदर होती है। काइटिन और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो प्लांट में होती है, हमें तो दो पूछे गए, एक फंगल है और दूसरा बैक्टीरियल है। तो जहाँ पर भी सेल्यूलोज आ जाए वो तो आप क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। सिलिका भी आपके पास इसमें नहीं होते तो इसको भी एंड कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। फोर्थ नंबर एमसीक्यू में कह रहा है इन बैक्टीरिया द ब्रेकडाउन ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू ऑक्सीडेशन अकर्स एट व्हिच साइट। यहाँ पर कीवर्ड्स बताएं क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा कीवर्ड्स? राइट। तो यहाँ पर कीवर्ड जो कह रहा है नंबर वन तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर पूछ रहा है कि मेटाबोलाइट्स का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस साइट पर होता है। मेटाबोलाइट्स का जो ब्रेकडाउन होता है किस साइट पर होता है? अब सबसे पहले आपको इसमें जो स्ट्रक्चर्स है उनके फंक्शंस आने चाहिए। सबसे पहले फ्लेजिला है। फ्लेजिला को सिंपली फंक्शन आपको पता होगा कि फ्लेजिला क्या काम करती है। फ्लेजिला बेसिकली काम आती है मोटिलिटी के अंदर, मूवमेंट के अंदर। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, राइट। राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम का जो काम होता है वो बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन को छोड़े, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। माइक्रोजोम, माइक्रोजोम का किसी को पता है? हाँ जी, क्या ये आपको पता है माइक्रोजोम का? नहीं पता? ओके, तो ये माइक्रोजोम के बारे में ये चीज़ नोट कर लें। ये तो सबसे पहले आपको मिलते ही नहीं है बैक्टीरियाज के अंदर। सर ये क्या बात हुई, हमसे क्या पूछा गया है बैक्टीरिया के बारे में, तो ये तो बैक्टीरिया के अंदर मिलता ही नहीं है। तो सर ये ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। बट सर हमें तो इसके बारे में जानना है ये कहाँ पर मिलता है और ये है क्या। देखिए माइक्रोजोम जो होता है इट इज बेसिकली द फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है, आप बेसिकली देखते हो न्यूक्लियस, क्या देखते हैं आप, देखते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड आपको कुछ चीजें नजर आती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपके पास चीजें नजर आती हैं हम इसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब उसके साथ एक और भी होता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बनाकर एक्सप्लेन कर दूँ साथ। बस एक ही बनाता हूँ, ये आपके पास क्या है, स्मूथ है। क्या है आपके पास, स्मूथ। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। एक आपको ये नज़र आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और एक आपको ये नज़र आ रहा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो जब आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्लस रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दोनों मिलते हैं तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्योंकि मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल होता है तो ये आपके पास कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा यूकैरियोट्स के अंदर। कहाँ पर मिलेगा, यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। सही है। माइक्रोसोम क्या होते हैं, माइक्रोसोम के बारे में मुझे बताना था। ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। माइक्रोसोम्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास, वो बनेगा मीजोजोम। मीजोजोम क्या है, मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली आपके पास जो बैक्टीरिया होता है, बेसिकली ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नहीं बना, इसको मैं सही से बना दूँ। आपके पास बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर आप देखोगे कि क्या बनी हुई होती है, इन्विजिनेशंस बनी हुई होती हैं अंदर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो इन्विजिनेशंस आप देखते हो कि किस की इन्विजिनेशंस होती हैं, ये बेसिकली इन्विजिनेशंस होती हैं मैं यहाँ पर लिख दूँ, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वेजिनेशंस होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि इनके पास कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, उन्हें ये यूज़ करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो बैक्टीरिया के अंदर कोई खास ऐसा कुछ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म नहीं होता। उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उन सेल मेम्ब्रेन में इन्विजिनेशंस होती हैं। उन इन्विजिनेशंस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, जो कि आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशंस करवाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा, मीजोजोम। एमसीक्यू नंबर 5 पर चलते हैं। व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स बट मिसिंग इन यूकैरियोट्स। कौन सी प्रोटीन है जो आपके पास मिलती है इसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर, बट मिसिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर? तो यहाँ पर दो कीवर्ड है,
प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट के अंदर, मिसिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले आप ट्यूबलिन को देख लें। ट्यूबलिन कहाँ पर मिलती है, कौन बताएगा मुझे? एग्जैक्टली ट्यूबलिन जो आपके पास मिलती है वो यूकैरियोट्स के अंदर मिलती है। ठीक है, यस, यूकैरियोट्स में आप देखोगे माइक्रोट्यूबुल, वहां पर होती है ये ट्यूबलिन प्रोटीन। ठीक है, और आगे क्या आपके पास, आगे आए आपके पास पिलाई। तो देखिए पिलाई जो होता है आपके पास बैक्टीरिया के अंदर, मैं यहाँ पर बना दूं, ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैक्टीरिया के अराउंड होते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस वन, सॉरी, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, हम इसे कहते हैं पिलाई। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर, बहुत सारे होते हैं नंबर में, और कुछ यूकैरियोटिक सेल में ये आपके पास क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। तो प्लाई के अंदर एक प्रोटीन मिलती है जिसे हम कहते हैं प्लीन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? बी ऑप्शन होगा। ये वो है जो कि एब्सेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर बट प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। आगे चलें। अच्छा, हिस्टोन के बारे में बताऊं। देखिए हिस्टोन जो होती है आपके पास वो मिलती है यूकैरियोट्स के अंदर। किसमें मिलती है? हिस्टोन आपके पास मिलती है यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, आगे चलें। नहीं, ट्रोपोनिन यहाँ पर राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हैं कि ट्रोपोनिन भी कहाँ मिलता है? ओनली इन यूकैरियोट्स, ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक है, आपको यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। और ये बेसिकली आपके पास ट्रोपोनिन जो होती है वो हम मसल्स प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है व्हिच सेल टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ प्रोमिनेंट, बाय हैविंग अ प्रोमिनेंट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो आप सबको पता है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये जो कीवर्ड है ये किसके लिए होता है? ये होता है प्लांट सेल के लिए। प्लांट सेल के लिए अगर मैं ज्यादा क्लियर बात करूं तो ये मैच्योर प्लांट सेल के अंदर होता है लार्जर वैक्यूल। ठीक है, ये आपके पास प्लांट सेल बना हुआ होता है और बीच में आपको नजर आता है वैक्यूल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपके पास? कुछ वाटरी चीजें होती हैं, कुछ न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है? पेरिफेरल पोजीशन में होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? राइट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा वो होगा आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। देखें जो बैक्टीरिया सेल आप बोल रहे हैं ना, बैक्टीरिया सेल के अंदर होते हैं वैक्यूल, लेकिन क्या होते हैं? स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा है? कीवर्ड्स देखें, लार्जर। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास? प्लांट सेल ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्ट्रक्चर कैन बी फाउंड इन एनिमल सेल बट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल प्लांट सेल? कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि आपको मिलता है किसके अंदर? हाँ जी, जो कि आपको मिलता है एनिमल सेल के अंदर बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। ठीक है, तो बताएं कौन सा होगा? सेल वॉल को देखें, सेल वॉल कहाँ कहाँ पर मिलती है? सेल वॉल क्या एनिमल सेल में मिलती है? हाँ जी, चलो मैं बना देता हूँ इसको, यहाँ पर एनिमल सेल कर देता हूँ और यहाँ पर प्लांट सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब बताएं मुझे कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसमें। सबसे पहले देखें सेल वॉल, तो सेल वॉल हमने पढ़ा है कि एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। तो ये क्या कह रहा है कि फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में मिले, ठीक है, बट प्लांट सेल में नहीं मिले, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पर। बी ऑप्शन देखें क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आपको पता है कि ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, बताओ क्या होगा क्लोरोप्लास्ट? लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस में होता है? वो एनिमल सेल में क्या होता है? नहीं होता। सॉरी, एनिमल सेल में नहीं होता लेकिन प्लांट सेल में होता है। तो यहाँ पर कह रहा है एनिमल सेल में हो लेकिन प्लांट सेल में नहीं हो, तो ये ऑप्शन नहीं बना। ये ऑप्शन में कह रहे हैं सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम आप सबको पता है, ये सेंट्रोसोम से होते हैं, वो क्या करते हैं? सेंट्रोसोम के पास बेसिकली होता है सेंट्रियोल्स। क्या होता है बेटे? सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल जो होते हैं ये एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना यहाँ पर आपके पास? कौन सा बना? ये बना आपके पास डी ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग माइटोसिस इन प्लांट द डिवीजन apparatus कंसिस्ट ऑफ। देखिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों क्या होती हैं? ये सेल डिवीजन के टाइप होते हैं। क्या होते हैं? सेल डिवीजन के टाइप। और सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन बेसिकली ये होती है कि वो प्लांट, जो आपके पास प्लांट के सेल होते हैं वो उससे डिवाइड करता है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, ताकि डॉटर सेल बन सके। तो ये जो डिवीजन है वो कौन करवा रहा है? उसके लिए अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट कौन होता है? ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। हाँ जी, बेटे कीवर्ड देखिए, डिवीजन अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ। ये जो अपैरेटस है जो डिवाइड कर रहा है प्लांट सेल को माइटोसिस के दौरान, वो उसके पास क्या क्या होता है वो चीज़ आपको बता दी है। ठीक है,
तो आपके पास एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल क्या करता है, ये बनाता है स्पिंडल। ठीक है, और ये जो स्पिंडल्स होती हैं वो इसमें सेंट्रियोल नहीं आ जाता। ठीक है, उसके अलावा इसमें एस्टर्स नहीं आ जाते, ये दोनों इसमें नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो डिवीजन होती है प्लांट के अंदर वो किसकी वजह से होती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल्स ही होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं है आउट ऑफ है, ये आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए होगा। बी में कह रहा है सेंट्रियोल एंड स्पिंडल्स। मैंने आपको बताया कि जो बात कर रहा है वो किसके बारे में कर रहा है, वो कर रहा है प्लांट सेल के बारे में। और प्लांट सेल का आप सबको पता है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। तो बी ऑप्शन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। एस्टर नहीं होते क्योंकि ये सेंट होते हैं। उसके बाद ये जो रेज निकलती है इसको हम नाम देते हैं एस्टर रेज। ठीक है, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे चलें। अ स्टूडेंट नोटिस अ बाउंड्री सराउंडिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने प्लांट से लिया और एनिमल से लिया। उसने देखा प्लांट सेल के अराउंड एक बाउंड्री है, ठीक है, और एनिमल सेल के अराउंड भी एक बाउंड्री है जो कि आपको नजर आ रही है, ये वाली एक ही बाउंड्री है। ठीक है, इट रेगुलेट्स व्हाट एंटर एंड लीव द सेल व्हिच स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व। कौन सी चीज इसमें एंटर करती है, कौन सी चीज इसमें एंटर करती है, कौन सी चीज इससे बाहर निकलती है। तो ये एग्जिट और एंट्री का काम कौन करता है? हाँ जी, एग्जिट और एंट्री का काम कौन करता है? इजी है, बहुत इजी है। ये आपके पास एनिमल सेल है, ये आपके पास प्लांट सेल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ही लेयर बनाई है, दैट मीन आपके पास ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर दो लेयर बनाई है, क्यों बनाई है? क्योंकि प्लांट सेल के अराउंड क्या होती है, सेल वॉल होती है, और देन उसके बाद क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना आपको। कीवर्ड में क्या कह रहा है, रेगुलेट करता है एंटर एंड लीव द सेल। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास 2025 में भी आया हुआ है एमटीकैट में। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं, जस्ट आप देखें कीवर्ड तो देखें, एंटर एंड लीव द सेल, एक ही चीजें जो करवाती है। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बार बार बताया है। यहाँ पर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आप सबने सही चूज किया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपके पास, ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को आउट एंड इनसाइड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास जो रिलेटेड होता है वो एटीपी से रिलेटेड होता है, एनर्जी से रिलेटेड। गोल्जी apparatus ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या करवाती है, मोडिफिकेशन करवाती है। ठीक है, डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तो डी ऑप्शन क्यों नहीं बनेगा, वो इसलिए नहीं बनेगा, ये आपके पास जो होती है वो क्या होती है, फ्रीली परमेबल होती है। फ्रीली परमेबल होती है, ये इस तरीके से होती है कि कोई भी सब्सटेंस आता है तो ये आपके पास ऐसे समझिए, आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ सिक्योरिटी गार्ड नजर आएंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मतलब सोते नहीं है, 24 आवर्स काम करते हैं। और जो जहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ये 24 आवर्स सोते रहते हैं। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये काम होता है सेल वॉल के अंदर। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, यानी जो प्रोटीन गेट होते हैं आपके पास, वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, वो उन्हीं को इजाजत देते हैं जिनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये चीज़ दोनों में आप डिफरेंस करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। चाहे जो आए जो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेल वॉल को। ए नंबर देखें, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है? ऑप्शन ए, फ्री पैसेज ऑफ ऑल सब्सटेंस। अभी भी पढ़ा है, ये जो फ्री पैसेज का काम करता है वो कौन करता है, वो आपके पास करता है सेल वॉल। तो ए ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पर। सिलेक्टिवली पैसेज, ये बिल्कुल। नो पैसेज, ये भी गलत है। कंप्लीट ब्लॉकेज, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, बी बनेगा। आगे देखें 11 में, इन अ फ्लूइड प्रोजेक्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कीवर्ड जो आपके पास है, फ्लूइड प्रोजेक्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, विच रीजन इज लोकेटेड इंटीरियर। ठीक है, कौन सा रीजन अंदर की तरफ होता है? तो अगर आपने देखा हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और मैंने बार बार लेक्चर्स में बताया भी हुआ है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास इंटीरियर रीजन है, कौन सा, ये वाला इनर रीजन, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, इनर रीजन के बारे में। ये जो रीजन आप देख रहे हो अंदर की तरफ, ये रीजन के बारे में पूछ रहा है क्या है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास दो रीजन होते हैं, एक तो हम कहते हैं आउटर बाहर की तरफ, तो दूसरा होता है इंटर इनर की तरफ। ठीक है, ये तो चीजें हैं बेसिक, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं। अब फैटी एसिड का ये जो होता है वो हेड होता है, और ये जो होता है वो टेल होता है। ठीक है, हेड के अंदर अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसके अंदर बहुत ही चीजें आपको, फॉस्फेट ग्रुप,
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है? तो जो हेड है आपके पास वो बाहर की तरफ है। हेड क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। तो बाहर की तरफ जब होता है, तो बाहर की तरफ क्या होता है आपके पास प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के? ज़ाहिर-सी बात है वाटर होगा, ठीक है? अब क्योंकि हेड जो है वो वाटर की तरफ उसका फेस होता है, तो जो वाटर की तरफ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। अब सर हाइड्रोफिलिक क्या है? अब इसके अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है हाइड्रो, तो जब भी हाइड्रो आ जाए मीन्स क्या है? वाटर। और दूसरा वर्ड आ रहा है इसके अंदर फिलिक का। फिलिक होता है लविंग, ठीक है? वाटर लविंग रीजन इज़ नोन एज़ हाइड्रोफिलिक। तो ये कौन-सा रीजन है? ये आउटर रीजन है, ठीक है? ये आपके पास जो है वो इनर रीजन है पूरा का पूरा। तो हमसे क्या पूछा गया? हमें इनर रीजन के बारे में पूछा है। तो इनर रीजन में कौन-सी चीज़ें आ जाती हैं? आप देख रहे हो ये पार्ट आता है और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। अब क्योंकि ये वाटर से दूर है तो हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक, एग्ज़ैक्टली बेटे। जो फोबिक होता है इसका मतलब होता है फ़ियर। इसको वाटर से खौफ होता है, तो ये अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कौन-सा राइट ऑप्शन बनेगा? इंटीरियर रीजन का हाइड्रोफोबिक, ये ऑप्शन राइट होगा। आगे चलें 12 18 सॉरी, क्या क्वेश्चन था आपका? ये जो आप बहुत ग्लोबुलर की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रोटीन शेप को रिफ़र करता है, ठीक है? ये कोई भी रीजन नहीं होता, ये प्रोटीन की शेप को रिफ़र करता है। जिस तरीके से आप पढ़ते हो, जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर शेप के होते हैं, तो इट बेसिकली रिफर्स टू द प्रोटीन, नॉट टू द शेप। यहाँ से हमें लोकेटेड रीजन के बारे में पूछा गया है, तो 2 ही होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अगर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक ना हो, वाटर लविंग, वाटर फियर हो, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एडिनोलेट साइक्लेज एसोसिएट विद सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इज। तो ये एक एंजाइम होता है एडिनोलेट साइक्लेज, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है वो पूछा गया है, ठीक है? एग्जैक्ट सिंपली है। चैनल प्रोटीन की बात करें, सबसे पहले चैनल प्रोटीन की बात करते हैं। तो चैनल प्रोटीन क्या करते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं? कौन बताएगा? मैं ही बताता हूँ। चैनल प्रोटीन जो होते हैं ये बेसिकली पोर बनाते हैं, दे फॉर्म पोर्स। किसके लिए पोर बनाते हैं? आयंस के लिए, ताकि सेल मेम्ब्रेन से आयंस इजीली पास आउट हो जाएं। कैरियर प्रोटीन का बता दूं तो कैरियर प्रोटीन जो होती है नाम से ज़ाहिर है कैरियर, जो चीज़ लेके जाए खुद से। तो ये कोई सब्सटेंस आता है तो उसके साथ बाइंड होती हैं, बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल बन जाती हैं, फिर पास कर जाती हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है? एंजाइम्स का मैंने आपको बता दिया है, नहीं बताया अभी। तो एडिनिलेट साइक्लेज जो होता है आपके पास, ये बेसिकली एक एंजाइम्स होता है और ये क्या करता है? ये कन्वर्जन करता है किस चीज़ की? ये कन्वर्ट करता है आपके पास एटीपी को, एटीपी को कन्वर्ट करता है सीएएमपी में। इसको हम कहते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ठीक है? और रिसेप्टर के तौर पर भी नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग द फ्लूइडिटी? तो एग्जैक्टली ईजी है, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम वो ऑप्शन देखेंगे जो नहीं बन सकते इसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली आपके पास किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सेल रिकग्निशन के अंदर, सेल को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है? और कैरियर प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं बनेंगे। लिपिड, लिपिड जो होता है आपके पास, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो कौन मेंटेन करता है? लिपिड मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन-सा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर राइट ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? लिपिड्स। लिपिड्स ही होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड है, वो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन फेस व्हिच फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स थ्रू एक्टिव एंड पैसिव मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के पास ऐसा क्या होता है जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया है, आएँ ऊपर आएँ, यहाँ पर देखें, नीचे है शायद यहाँ पर। तो कैरियर प्रोटीन आपको नज़र आ रहा होगा। कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? ये बाइंड करते हैं उस सब्सटेंस से और उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है? हाँ जी, ऐसे ही है। तो कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं, ये बेसिकली बाइंड करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस से, ठीक है? और चेंज करते हैं शेप टू ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये आपके पास ट्रांसपोर्ट 2 तरह से हो सकती है, एक एक्टिव हो सकती है, दूसरी पैसिव हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? कैरियर प्रोटीन बनेगा, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बता दूँ, एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल भी आपके पास क्या करता है? ये लिपिड है। तो ये लिपिड जो होता है वो क्या करता है? फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट में इसका कोई रोल नहीं होता। आगे देखें व्हिच ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर एटीपी टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये ये चीज़ नोट कर लें, जहाँ पर भी एटीपी की ज़रूरत पड़े तो वो आपके पास क्या होगा? एक्टिव होगा, ठीक है? एक्टिव होगा मतलब एनर्जी रिक्वायर होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास? बी ऑप्शन बनेगा। फैसिलिटी डिफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। फैसिलिटी डिफ्यूजन जो होता है वो पैसिव होता है बिना एटीपी के, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों फैसिलिटी डिफ्यूजन के ही टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप प्लांट सेल मेंटेन अ फिक्स्ड शेप व्हाइल एनिमल सेल अपीयर मोर प्लायबल मींस फ्लेक्सिबल। तो कौन सा डिफरेंस है दोनों के अंदर? ये रहा है हमारे पास जो एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है? तो माइक्रोस्कोप में हमने 2 सेल रखे हैं, बहुत ही बुरी है।
ड्राइंग मेरी, सॉरी फॉर दैट, बट मैं यहाँ पर बनाता हूँ। एक आपके पास एनिमल सेल है और दूसरा आपके पास प्लांट सेल है, ठीक है? अब जब हमने उन्हें माइक्रोस्कोप पर रखा तो हमने देखा जो प्लांट सेल का जो शेप है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एनिमल सेल का हमने शेप देखा तो वो चेंज हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही है और वो है आपके पास, और वो है आपके पास सेल वॉल, ठीक है? एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। तो इसका जो शेप होता है वो सेल वॉल की वजह से क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता। अब क्योंकि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है तो इसका शेप चेंज होता रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। टाइम कम है, आगे चलें, बहुत ही एमसीक्यूज़ हैं, तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके हम आगे चलें, ठीक है? बाकी जो ऑप्शन है मैं आपको बाय वर्डिंग बताता जाऊँगा, आप खुद नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर स्पेस भी नहीं है नोट करवाने की, वरना मैं खुद आपके लिए नोट करवा देता आपको। तो मैं जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट बताता जाऊँ, आप अपने हाथों से अपनी नोटबुक के अंदर, अपने नोट्स के अंदर नोट करते जाएँ, ठीक है? चलो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन द सेकेंडरी सेल वॉल, तो यहाँ पर कीवर्ड आ रहा है सेकेंडरी सेल वॉल। ज़ाहिर-सी बात है सेल वॉल की बात कर रहा है तो पक्का ये क्या होगा आपके पास, प्लांट सेल ही होगा, ठीक है? सर्व टू बाइंड सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स टुगेदर, कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर स्टिफनेस, ओके। तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर कोई सब्सटेंस, कोई ऐसी कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, वो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स को आपस में जोड़ के रखता है, आपस में एक कंबाइन करके रखता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होती है, वो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो स्टिफ हो जाती है, वो उसमें हार्डनेस आ जाती है, ठीक है? तो कौन सा सब्सटेंस होता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो स्टिफनेस देता है? इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर आपके पास ए ऑप्शन में क्या है, लिग्निन। देखिए लिग्निन जो होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट होता है, जो कि रिजिडिटी देता है, मतलब हार्डनेस देता है सेल वॉल को, उसके साथ स्ट्रेंथ भी देता है। जितनी कोई चीज़ हार्ड होती है उतनी ज़्यादा वो चीज़ क्या होती है, मजबूत होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन ही होता है जो कि आपके पास वो हार्डनेस देता है। तो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। पेक्टिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पेक्टिन जो होती है आपके पास वो कहाँ पर मिलती है? वो मिलती है आपके पास मिडल लेमिला के अंदर, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर बात कर रहा है सेकेंडरी सेल वॉल की, ओके? ओके, इनऑर्गेनिक साल्ट की बात करें तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट नहीं होते, ये सपोर्टिंग एजेंट होते हैं। एक और चीज़ आ रही है इसके अंदर, सब एरिन। तो सब एरिन के अंदर ये चीज़ नोट कर लें कि सब एरिन जो होता है, ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करवाई है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। सब एरिन फाउंड इन कॉर्क सेल, कॉर्क सेल फॉर वाटर प्रूफिंग, ठीक है? कॉर्क सेल को वाटर से बचाने के लिए सब एरिन उसके अराउंड एक लेयर होती है, ठीक है? मिडल लेमिला इज बेस्ड टू डिस्क्राइब एज, तो मिडल लेमिला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से नोट करें। ए ऑप्शन में कह रहा है अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेयर्ड बाय टू नेबर सेल, क्या मिडल लेमिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? यहाँ पर भी ये आपके पास गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मिडल लेमिला जो है वो पार्ट होती है किसकी, सेल वॉल की, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो राइट ऑप्शन ये ए ऑप्शन नहीं बनेगा। बी ऑप्शन में कह रहा है अ लेयर सिचुएटेड बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, ठीक है? ये आपके पास जो है एक प्लांट सेल है और ये आपके पास दूसरा प्लांट सेल है, ठीक है? तो इनके पास जो होती है वो मिडल में क्या होती है, एक लेयर बनी हुई होती है, ठीक है? इस टाइप के, इस टाइप से एक लेयर बनी हुई होती है, जिसको पता है क्या नाम देते हैं? मिडल लेमिला का नाम देते हैं। तो आप देख रहे हो एक लेयर है जो कि सिचुएटेड है दो एडजेसेंट सेल के मिडल लेमिले, ठीक है? एक सेल आपके पास यहाँ पर है, एक सेल आपके पास यहाँ पर है। तो ये 2 सेल हुए आपके पास, इन दोनों सेल के दरमियान जो है आपके पास एक लेयर है जो कि दोनों तरफ शेयर हो रही है। इसी लेयर को आप क्या कहते हैं? इसी लेयर को आप सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं, जो कि 2 सेल को जोड़ने का काम करती है। क्यों होती है सर? ये आपके पास बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होती है, ठीक है? तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन कह रहा है इन ओपनिंग इन सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या ये सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई ओपनिंग है? तो नो, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन डी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, नो, मिडिल लेमिला आपके पास हेमीसेल्यूलोज की नहीं बनी हुई होती। तो फिर सर ये दोनों किसमें होते हैं? ये दोनों आपके पास होते हैं प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कौन सा सेल वॉल का फंक्शन नहीं होता? तो ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? इनहिबिशन। इनहिबिशन, देखिए इनहिबिशन आपके पास राइट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? कीवर्ड्स में क्या कह रहा है आपके पास? नॉट अ फंक्शन, जो फंक्शन नहीं है किसका? सेल वॉल का। तो इनहिबिशन तो फंक्शन है इसका, इनहिबिशन ही होती है। सेल वॉल क्या करते हैं आपके पास? सेल वॉल
आपके पास उसको सेल को एक्सपांड करने से रोकती है। तो ये क्या हुआ, एक इनहिबिशन हुआ, रोकना हुआ, तो सेल वॉल तो रोकती है, ठीक है। तो इनहिबिशन इसका काम है सेल वॉल का। लेकिन बी ऑप्शन कह रहा है कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट मतलब उस सब्सटेंस का अंदर आना फिर बाहर जाना। ये जो एंट्री है, ये जो एग्जिट है, ये आपके पास कौन करता है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ना कि सेल वॉल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन। बाकी सारे इसके फंक्शन है। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू डिसॉल्व सब्सटेंस इन साइटोसोल इज अप्रोक्सीमेटली। ये एग्जैक्ट बुक की पॉइंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको नोट भी करवा देता हूँ कि जो साइटोसोल होता है, ये जो साइटोसोल होता है इज अबाउट 90%। साइटोसोल जो होता है अबाउट 90%, 90% जो होता है आपके पास इसमें वाटर होता है, प्लस इसमें जो है वो 10% डिजोल्व सोल्यूट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनका रेशियो लें तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 90 आएगा, और यहाँ से आपके पास 10 आएगा, 0 0 से कैंसिल होगा और 9:1 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, आपके पास ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नहीं 30 एमसीक्यूज करते हैं, फिर 5 सेकेंड तकरीबन 30 सेकंड के ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो 30 एमसीक्यूज पूरे होने चाहिए। द फ्लूइड प्रोपोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट रिमेन्स आफ्टर रिमूविंग ऑर्गेनेल। आपके पास ये एक सेल है, उस सेल के अंदर आपके पास ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ठीक है, ये सेल है और इसके पास आपके पास साइटोप्लाज्म आ रहा है। साइटोप्लाज्म सबको पता है फ्लूइड लाइक ऑर्गेनेल्स, फ्लूइड लाइक मीडियम होता है। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे हीट देते हैं। क्या करते हैं, हीट देते हैं। जब हम इसे हीट देंगे तो इसके अंदर जो भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो एवापोरेट हो जाएगा। जाहिर बात है, पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एवापोरेट हो जाएगा। तो एवापोरेट होने के बाद इसके पास जो सब्सटेंस बचता है, एवापोरेट होने के बाद यहाँ पर जो चीज़ें बचती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें बची हैं यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये ऑप्शन में क्या कह रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट रिमेन्स आफ्टर रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ठीक है, आपके पास ये साइटोप्लाज्म है, इसमें आपको ये फ्लूइड पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो ऑर्गेनेल्स थे आपके पास, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास राइबोसोम आ गया, आपके पास इसके अंदर जो है वो गोल्जी आ गया। तो मैंने क्या किया, इन सब ऑर्गेनल को एक एक करके यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो भी फ्लूइड बचा है, इस फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या सॉल्यूशन का नाम देंगे, सॉल्यूशन तो बहुत ही गलत है, ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। साइटोस्केलेटन का नाम देंगे। देखिए साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है। प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क होता है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। गेलाटिन मटेरियल, देखिए गेलाटिन मटेरियल जैसा कोई टर्म ही नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, साइटोसोल। आगे कह रहा है द डायनेमिक मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया वो मूवमेंट करता रहता है। क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। ये आपके पास सेल है और इस सेल के अंदर क्या आपके पास ये साइटोप्लाज्म है, और उसके फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, साइटोसोल नाम देते हैं, ठीक है। अब इस फ्लूइड का नाम मुझे बताओ क्या होगा आपके पास, साइटोसोल होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो होती है वो मूवमेंट होती रहती है। क्या होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं वो आपसे पूछा गया, ठीक है। बताएं तो डायनेमिक मूवमेंट जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, ये कौन करवाता है, वो आपसे पूछा गया है, कौन करवा रहा है इसके मूवमेंट एग्जैक्टली। यहाँ पर कीवर्ड देखें, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये आपके पास होगा देखिए साइटोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि साइटोलाइसिस का जो मतलब है यहाँ पर वो होता है सेल ब्रस्टिंग, सेल डिस्ट्रॉइंग। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ का मूवमेंट की बात की गई है, तो मूवमेंट से रिलेटेड बताएंगे। गोल्गी एपेटस नहीं होगा, ट्रांसफर आरएनए भी नहीं होगा। ट्रांसफर आरएनए तो प्रोटीन बनाने में काम आता है। यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, दैट इज द एंडोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पता है किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस उसे नाम देते हैं, जो कि क्या करता है, मूव करता है ऑर्गेनेल को। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके पास इसी मूवमेंट में क्या करता है, मूव करता है सेल के अंदर। नंबर 23, which metabolic pathway is not associated with the cytoplasm? Option A glycolysis, option B protein biosynthesis, option C glyoxylate cycle and option D fermentation। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे एसोसिएट नहीं किया जाता साइटोप्लाज्म से। तो आप सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। प्रोटीन कहाँ पर बनता है, साइटोप्लाज्म में ही बनता है। फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। लेकिन जो आपके पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है वो कहाँ पर होती है, नाम से देखें ग्लाइऑक्सिलेट। तो इस टाइप का कोई ऑर्गेनेल होता है क्या,
जी हाँ, इस टाइप का ऑर्गेनेल होता है जिसे हम नाम देते हैं ग्लाय, क्या नाम देते हैं? ग्लायऑक्सिसोम, ग्लायऑक्सिसोम नाम देते हैं। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड पर ऑक्सिसोम होता है, जो साइटोप्लाज्म में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ग्रुप कंसिस्ट एंटायरली ऑफ ऑर्गेनेल्स एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमें वो फाइंड करने हैं ऑर्गेनेल जो सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल होता है, छोड़ दो। सर माइटोकॉन्ड्रिया डबल होता है, ये भी नहीं होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी डबल होता है, छोड़ दो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लिसरॉल एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स आर क्लासिफाइड एज मेजर एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो ये बेसिक आपके पास डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक से ही मैंने दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये ऑप्शन देखें क्या कह रहा है? सेल ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको 1 सेकंड में नजर आए और दूसरे सेकंड में गायब हो जाए, तो ऐसे नहीं है। दीज आर द परमानेंट स्ट्रक्चर्स। एंड नेक्स्ट आपके पास साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। तो देखिए साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो होता है वो एक फ्लूइड पोर्शन होता है, ना कि आपके पास ये ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास आ रहा है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स, ये भी आपके पास ड्रॉपलेट्स नहीं होते। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हम उसे कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। क्या कहते हैं? सेल इंक्लूजन्स का नाम देते हैं। तो सेल इंक्लूजन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके पास नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। दीज आर द नॉन लिविंग, टेम्पररी कंपोनेंट होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं, ठीक है। इनका कोई पता नहीं होता कि 1 सेकंड में आपको नजर आए फिर चले गए। तो दीज आर द इंक्लूजन्स, नो लिविंग एंड टेम्पररी कंपोनेंट्स। एंड इनको बेसिकली स्टोर किया जाता है। ये स्टोर कर सच इज स्टोर्ड एज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लाइक ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट, इनको स्टोर करवाते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, दैट व्हिच फीचर इज शेयर्ड बाय द बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन सा फीचर है दोनों में होता है? प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर कीवर्ड है बोथ, शेयर्ड, ठीक है। अब दोनों जो शेयर करते हैं वो सेम चीज है। सेल वॉल क्या शेयर करते हैं दोनों? बताएं मुझे एग्जैक्टली। आपके पास जो यूकैरियोट्स होते हैं वो सब में सेल वॉल नहीं होती। हमारे पास बहुत से यूकैरियोट्स हैं। प्लांट भी एक यूकैरियोट है, एनिमल सेल भी यूकैरियोट है। क्या एनिमल सेल में भी सेल वॉल है? नहीं है। दैट व्हाई बी ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग होगा। ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। बट यूकैरियोट के अंदर क्या होता है? लीनियर होता है, हेलिक्स में होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइबोसोम होगा। कुछ होते हैं आपके पास यूकैरियोट के अंदर जो कि सेम राइबोसोम शेयर करते हैं, जिसको हम कहते हैं 70S, ठीक है। ये आपको मिलेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलेंगे, और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आती रहती है एग्जाम के अंदर। एक हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक ओरिजिन का नाम, ठीक है। सिम्बायोटिक ओरिजिन, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ये बताओ कौन से ऑर्गेनेल है जो कि सिम्बायोटिक ओरिजिन के होते हैं? ये दो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन दोनों के पास 70S जो होता है राइबोसोम्स होते हैं। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक से इवॉल्व हुए हैं तो इनके पास 70S राइबोसोम होते हैं। सर ये तो हमने यूकैरियोट्स के अंदर पढ़े थे, वहां पर तो 80S हुआ है, आप 70S बोल रहे हैं, ये तो गलत है। बेटा आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बुक ओपन करके चेक कर लें या गूगल कर दें, आपको यही मिलेगा 70S 70S। इवन पास पेपर के अंदर बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं 70S से रिलेटेड, और बहुत से बच्चों ने हमेशा गलत करते हैं क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27, द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ अ यूकैरियोटिक राइबोसोम सेगमेंट। देखिए राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर होता है और एक इसका छोटा यूनिट होता है, नीचे की तरफ आप देखोगे, ठीक है। ये लार्जर होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर। यहाँ पर बात कर रहे हैं लार्जर सब यूनिट की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर। देखिए यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S के होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं 70S, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं लार्जर सब यूनिट की, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80S के होते हैं, ठीक है। उसमें जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60। लार्जर सब यूनिट क्या होता है इसमें? 60 होता है। और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है इसमें 40S का होता है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमसे कीवर्ड जो आ रहा है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम का लार्जर सबयूनिट पूछ रहा है। तो लार्जर क्या होगा यहाँ पर? लार्जर सबयूनिट जो होगा वो होगा 60, ठीक है। अगर ये पूछता आपसे, सिर्फ इतना पूछता कि बताओ द
यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो होता है सेंटीमेंट वो क्या होता है, देन यू विल सेलेक्ट द एटीएस। बट अगर वो उसको भी ब्रेक करे और बोले आपसे लार्जर बताओ, अगर लार्जर नहीं पूछा आपसे स्मॉलर बताओ, तो ये आपके पास दोनों आने चाहिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 28, द राइबोसोम कैन फाउंड इन ऑल ऑफ फॉलोइंग लोकेशन एक्सेप्ट। ये वर्ड्स बहुत से बच्चों को परेशान करता है, एक्सेप्ट का। तो सबसे पहले वो चीजें फाइंड करो जो कि राइबोसोम्स के अंदर मिलती हैं। कैन फाउंड इन ऑल, फाउंड इन राइबोसोम्स, कौन सी चीजें राइबोसोम्स में मिलती हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स किसके अंदर मिलता है, राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इन ऑल। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 ऑप्शन में राइबोसोम मिलता है, बट एक भी नहीं मिलता, वो आपको बताना है। सबसे पहले देखें, यहाँ से बेटर जो ऑप्शन है, मैं क्या करता हूँ, डी ऑप्शन से स्टार्ट करवाता हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर रखा जाता है वो या डी में रखा जाता है, या बी में, या ए में, इसमें से कोई में रखा जाता है, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, डी में ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, कोशिश करें यहाँ से स्टार्ट करें। ये आ गया, या यहाँ पर कोई नन वर्ड आ गया, या ऑल ऑफ दीज आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा डी से ही स्टार्ट किया करें। करेक्ट आ गया, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई, तो इस टाइप की जो वर्डिंग होती है वो हमेशा डी से आप स्टार्ट किया करें। ऑप्शन हमेशा डी से ही स्टार्ट करना जरूरी होता है। एज अ ग्रेट प्रैक्टिस यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द डी ऑप्शन, यू विल गेट योर आंसर क्विकली एंड एक्यूरेटली एज पर योर स्टेटमेंट। तो वापस आते हैं, राइबोसोम कैन फाउंड इन ऑल। डी ऑप्शन में कह रहा है कि अटैच टू गोल्जी बॉडीज। क्या राइबोसोम्स अटैच होते हैं गोल्जी बॉडीज में? नहीं होते। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं। दूसरा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तीसरा, ये आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी। डी ऑप्शन इसमें बनेगा जहाँ पर राइबोसोम नहीं अटैच होते या नहीं मिलते। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 29 है दैट अ क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स लिंक टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ पोलीसोम एंड दिस असेंबल्ड इज रेगुलेटेड बाय। आपके पास क्या है, एक मैसेंजर आरएनए है। आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। अब इस मैसेंजर आरएनए पर मैंने क्या कर दिया, बहुत से राइबोसोम्स अटैच करवा दिए। जब मैंने बहुत से राइबोसोम्स अटैच करवा दिए तो ये स्ट्रक्चर जो बना, इसको मैंने नाम दिया है किस चीज़ का, मैंने इसको नाम दिया है पोलीसोम का। इस चीज़ का नाम दिया है पोलीसोम का, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ये जो राइबोसोम्स हैं, ये जो राइबोसोम्स हैं, इस मैसेंजर आरएनए से अटैच हो रहे हैं, इस मैसेंजर आरएनए से अटैच हो रहे हैं। ये जो अटैचमेंट है वो कौन सा आइन करवा रहा है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूली सिंथेसाइज्ड राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड राइबोसोम आर पुट टुगेदर इन द डे। देखें आपके पास इसके अंदर सबसे पहले क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आरईआर होती है? डी ऑप्शन में देखें, क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? नहीं होता। क्या न्यूक्लियस होता है इसके अंदर? नहीं होता। क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है? नहीं होता। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। आपके पास क्या बनेगा, ये ऑप्शन बनेगा साइटोप्लाज्म। आगे देखें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ नेटवर्क्स ऑफ फिलामेंट मेम्ब्रेनस सेक नोन एज फेज। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक मेम्ब्रेन बाउंड सेक का बना होता है, हम उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है क्रिस्टी और सिस्टर्ने को लेकर, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपके पास डी ऑप्शन देखें, टोमोप्लास्ट। क्या टोमोप्लास्ट होता है या टोनोप्लास्ट होता है? हम्म? तो टोमोप्लास्ट नहीं होता। ये आपके पास क्या होता है, टोमो नहीं होता, टोनो होता है। टोनोप्लास्ट होता है और हम ये पढ़ते हैं वैक्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि यह बात कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। ऑक्सीजोम की बात करें तो ये कहाँ पर होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं ऑक्सीजोम। इनका क्या फंक्शन होता है, क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीजें लेक्चर में बताई हुई हैं, आप लेक्चर्स देख लें। सिस्टर ने कुछ बताऊं तो सिस्टर ने जो होता है आपके पास यही होता है जो कि आपके पास नेटवर्क ऑफ फिलामेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्टेक होते हैं, यही होता है आपके पास सिस्टर में। क्रिस्टी जो होता है ये बेसिकली फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्या होती हैं? फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं। किसके अंदर होती हैं? ये आपके पास होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास टाइम कम है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग और एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग हियर। पीछे आपके पास बहुत सी टेस्ट हैं जिनकी मुझे अभी भी डिस्कशन देनी है आपको। तो देखें, एमटीकेट करीब आ रहा है। ये ना सोचें कि एमटीकेट 2 माह के बाद होगा, तब पढ़ेंगे, तब सब कुछ करेंगे। ये टाइम इतना जल्दी तेज़ी से जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं आपके इश्क का था, मैं एमटीकेट दे रहा था, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू मस्ट नो दैट यू स्टार्ट नाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। लेट्स सेलेक्ट द वन व्हिच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा फंक्शन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ऑप्शन ए में कह रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। क्या मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कौन सा फंक्शन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कीवर्ड जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है नॉट। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ये तो फंक्शन है इसका, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम भी है, लेकिन गोल्जी
लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोसेस करना, पैकेजिंग करना, ये इसका फंक्शन नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेल टाइप वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द अबंडेंट, मतलब ज्यादा, विद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। तो आपके पास 4 सेल दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कौन से सेल अबंडेंट होते हैं, काफी मिकदार में मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ और गोल्गी बॉडी के साथ। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर कौन सा राइट ऑप्शन होगा? हाँ जी, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 देखें, प्लाज्मा बी सेल, जो कि क्या करता है? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये कहाँ-कहाँ पर होता है? ये आपके पास होता है, ईआर में भी काफ़ी होता है, ठीक है? क्योंकि इनकी क्या होती है, सिक्रीशन में काम होता है, तो ये आपके पास गोल्गी बॉडी में भी होता है, काफ़ी अमाउंट में ये होते हैं दोनों। सेकंड में कह रहा है एडिपोस सेल, तो एडिपोस सेल क्या करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं, और फैट जो होते हैं ये किस में अबंडेंट होते हैं? ये अबंडेंट होते हैं एसईआर के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, बट गोल्गी के अंदर आपके पास ये नहीं होते, गोल्गी के अंदर नहीं होते, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, जिसमें भी 2 आ रहा है उसको कैंसिल करते जाएँ, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और नेक्स्ट देखें, 3 नंबर इसको हम पढ़ते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल, जो कि क्या करते हैं? इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। ये बेसिकली होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, और जहाँ पर सिक्रीशन का काम आए मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें आपके पास दोनों आएँगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्लस गोल्गी बॉडी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास? वो बनेगा 1 एंड 3 ओनली। 4 क्यों नहीं होगा? 4 यहाँ पर नहीं होगा राइट ऑप्शन इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि देखें, रेड ब्लड सेल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपके पास ऑर्गेनेल्स नहीं होते। रेड ब्लड सेल्स आर नॉट ऑर्गेनेल्स। 34, द गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन, तो गोल्गी बॉडीज कहाँ पर एब्सेंट होता है? लेकिन गोल्गी बॉडी जो होती है, गोल्गी बॉडी जो होती हैं, इनका काम किस में होता है? सिक्रीशन में होता है। तो जहाँ पर सिक्रीशन नहीं होगी, वहाँ पर गोल्गी बॉडी भी नहीं होगी। ये चीज़ आप नोट कर लें। एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं आपके पास? बताएँ मुझे, क्या होते हैं एरिथ्रोसाइट? एरिथ्रोसाइट जो होते हैं आपके पास, ये रेड ब्लड सेल होते हैं मैच्योर। प्रोकैरियोट भी आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंटेन नहीं करता, और सिव ट्यूब सेल भी आपके पास जो होती हैं, जहाँ पर गोल्गी बॉडी कंटेन नहीं करता। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसके अंदर? डी बनेगा। इन तीनों के पास गोल्गी क्या होती है? वो एब्सेंट होती है। ठीक है? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 35, द सिस्टम इन ब्रेकअप टू फॉर्म गोल्गी वेसिकल फ्रॉम टेज। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोल्गी बॉडी के 2 फेस होते हैं। गोल्गी बॉडी के 2 फेस होते हैं। फेस ये होता है, एक फेस ये होता है। इस फेस को हम नाम देते हैं सिस फेस का, और इसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। कोई भी चीज़ आती है तो इस फेस में एंटर करती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से बाहर जाती है। ठीक है? तो सिस्टर ने ब्रेकअप फ्रॉम गोल्गी वेसिकल, तो जो सिस्टर ने गोल्गी वेसिकल बेसिकली यहाँ पर होती है गोल्गी वेसिकल। गोल्गी बॉडी या गोल्गी वेसिकल्स यहाँ से निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं सिस फेस के अंदर। ठीक है? सिस फेस को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम फॉर्मिंग फेस का नाम भी देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? फॉर्मिंग फेस का। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? वो बनेगा, देखें, क्वेश्चन को समझे सबसे पहले, जल्दी नहीं करनी। यहाँ पर कह रहा है द सिस्टर ने ब्रेकअप टू फॉर्म गोल्गी वेसिकल। मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, काइंडली अच्छे से सुने ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो ये कह रहा है कि सिस्टर ने है वो ब्रेक कर रहा है, किस में से? सिस्टर ने ब्रेक कर रहा है और गोल्गी वेसिकल बना रहा है। तो सिस्टर ने ब्रेक कर रहा है, और सिस्टर ने किस में होते हैं आपको बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये आपको नजर आ रहे हैं? इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं गोल्जी, सॉरी, गोल्जी वेसिकल। तो ये गोल्जी वेसिकल कहाँ से आ रहे हैं? किस फेज़ से आ रहे हैं? इस फेज़ को क्या नाम देते हैं? इस फेज़ को हम नाम देते हैं मैच्योरिंग फेज़। और नाम क्या बताया मैंने इसका? इसका मैंने नाम बताया ट्रांस फेज़। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36, दैट व्हिच ऑर्गेनेल गिव राइज़ टू प्राइमरी लाइसोसोम थ्रू बडिंग इन यूकेरियोटिक सेल। ठीक है? तो इसके अंदर सिंपल चीज़ है, ए ऑप्शन में कह रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, तो ये ऑप्शन डायरेक्टली नहीं होगा। बी ऑप्शन में कह रहा है कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो होता है इसका गोल्गी सिस्टर्नी होता है। 37, डिश और स्फेरिकल सैक सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेनस एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट मैंने आपको बताई हुई है। यहाँ पर होगा लाइसोसोम, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। द अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम, ये आपकी पॉइंट है एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की, तो इसमें आपके पास आते हैं 40। ठीक है? बेसिक डिजीज इज रिलेटेड टू मेल फंक्शनिंग, ये आपके पास लाइसोसोम से रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन होगा। टोनोप्लास्ट के बारे में बताया हुआ है, टोनोप्लास्ट जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? लेयर होती है, किसके अराउंड? वैक्यूल के अराउंड होती है, और साइटोप्लाज्म के अराउंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बनेगा, वो गलत है।
क्वेश्चन नंबर 11, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट सीन एज ग्रेन्यूल्स। ये आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, वो कोलिकर ने किया था। ठीक है, एक इंसेक्ट था, उसके मसल सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था। तो किसके अंदर ऑब्जर्व किया था, मसल सेल के अंदर। ये बेसिकली 1850 के अंदर कोलिकर ने किया था, साइंटिस्ट का नाम है। रिएक्शन ऑफ क्रेब साइकिल अकर इज आर एट। कहाँ पर होता है रिएक्शन ऑफ क्रेब साइकिल? ऑप्शन ए आउटर मेम्ब्रेन। देखिए आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, ये क्रेब साइकिल की साइट नहीं होती। बी ऑप्शन में कह रहा है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन तो साइट होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। किसकी साइट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की होती है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं बनेंगे। आउटर कंपार्टमेंट भी आपके पास इसके अंदर नहीं होता, इसमें होगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, इनर कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एक्सेप्ट की बात कर रहा है, तो डी से स्टार्ट करेंगे। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्रिस्टी होती है? जी बिल्कुल होती है। सर्कुलर डीएनए होता है? जी बिल्कुल होता है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होती है। रेड कलर ऑफ रोज इज ड्यू टू, एक रोज है आपके पास और उसका कलर रेड है। अब आपसे पूछ रहा है क्यों है रेड, तो ऑप्शन दे रहा है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आप सबको पता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो एक प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करना। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? ठीक है, कोई भी सेल हो बिना सेल वॉल के, कोई भी सेल हो विदाउट सेल वॉल, इट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, प्रोटोप्लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि रेड कलर जो होता है रोज को कौन देता है वो आपसे पूछा गया है। एक कलरफुल प्लास्टिड होता है, हम उसे क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। फिर देखिए रेड पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, रेड पिगमेंट में आपके पास आता है कैरोटिनॉइड एंड एंथोसायनिन। ये क्रोमोप्लास्ट में ही स्टोर होते हैं, उसके साथ वैक्यूल में भी होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ल्यूकोप्लास्ट आपके पास कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्वेश्चन नंबर 45, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल एज बोथ आर व्हाट। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की, ये दोनों रिजेंबल करती हैं, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास क्या होती हैं, हाँ जी, ये दोनों फ्रीली परमेबल होती हैं टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है एमटीकेट का, कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन एक सेम होती हैं। किस सेंस में सेम होती हैं? क्योंकि ये फ्रीली परमेबल होती हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और इम्परमेबल होती है, ये चीज़ भी गलत है। और बाकी सारी चीज़ें आपके पास इसमें रॉन्ग है। 46, द न्यूक्लियस टेक्स डाइज। डाइज कहते हैं कलर्स को, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट। तो ये चीज़ नोट कर लें, इसमें होता है क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन जो होता है इसके अंदर, क्रोमेटिन, अब क्रोमेटिन जो होता है वो कंटेन करता है दो चीज़ें, एक डीएनए और उसके साथ कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, ये दोनों कंटेन करता है। ठीक है, तो ये स्टेन जो होती है स्टेन करती हैं विद बेसिक डाई। जैसे आपके पास एक बेसिक डाई है, जैसे कि हेमाटोजाइलिन। तो हेमाटोजाइलिन एक बेसिक डाई है, अब क्योंकि इसके एसिडिक नेचर की वजह से ये स्टेन करती है रेडली विद बेसिक डाई सच एज हेमाटोसाइलिन। ठीक है, इसमें भी आपके पास बेसिक प्रोटीन्स और डीएनए आ जाता है इसके अंदर, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर बेटे। 47 में कह रहा है द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक प्लेस। आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो एक्सचेंज होती है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, वो स्पोर्स के थ्रू होती है एक्सचेंज। ठीक है, तो क्योंकि ये न्यूक्लियस के पोर्स होते हैं, इस वजह से हम इन्हें क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। बी ऑप्शन न्यूक्लियर पोर्स। आगे कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कंपेयर द सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। इसमें सेम चीज बता दूं आपको कि यूकेरियोटिक सेल जो होते हैं वो माइटोसिस करते हैं। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो बाइनरी फिशन करते हैं। ये बेसिक रूल है, आप इस वजह से नोट कर लीजिएगा। 49 में कह रहा है व्हाई इट इज सेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज असिमेट्रिकल। क्यों कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो असिमेट्रिकल होती है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रोटीन्स आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। तो ये तो फ्लूइडिटी को शो करता है, ना कि सिमेट्रिकल को। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ये ऑप्शन में कह रहा है कि हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग इनवर्ड एंड हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड। बात तो सही है, लेकिन ये डिस्क्राइब कर रहा है बायलियर के स्ट्रक्चर को, ना कि सिमेट्री को। तो ये ऑप्शन में नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में कह रहा है कि द टू सरफेस इन हाफ आर नॉट आइडेंटिकल। तो देखिए लिपिड जो होती है उनके पास डिफरेंट लिपिड होती है और डिफरेंट प्रोटीन की कंपोजिशन होती है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में होते हैं। ठीक है, आउटर और इनर साइड। तो ये रीजन होता है असिमेट्रिकल का। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा लिपिड होते हैं तो कहीं पर कम होते हैं, कहीं पर ज़्यादा प्रोटीन होते हैं तो कहीं पर कम होते हैं। डी में कह रहा है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर नॉट ओनली प्रेजेंट इनसाइड। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि क्लोरो जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है वो दोनों तरफ मौजूद होता है, आउटसाइड भी इनसाइड भी। यहाँ पर एक फिगर आपको नजर आ रही है। ठीक है, एक डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ग्लूकोज अपटेक थ्रू सेल सरफेस मेम्ब्रेन व्हिच प्रोसेस इज शोन। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस शो हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आपके पास कुछ नजर आ रही हैं प्रोटीन्स। मैं आपको हाईलाइट कर दूं इसको, ये देखें, आपके पास ये नजर आ रही है, ये आपके पास नजर आ रही है। ठीक है, इसके बारे में आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। ये बेसिकली क्या होती है, आप इसे कह सकते हैं मीडिएटर।
या ट्रांसपोर्टर। जिस तरह हमने कैरियर प्रोटीन्स का पढ़ा था ना, इस तरीके से आपके पास इसके अंदर होती है। तो ऐसे समझिए मीडिएटर या ट्रांसपोर्टर से जो कि क्या करता है, डिफ्यूजन करवाता है। बट कौन सी डिफ्यूजन? फैसिलेटेड डिफ्यूजन करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है? फैसिलेटेड डिफ्यूजन। देखिए नाम से ज़ाहिर है फैसिलेट, मतलब कोई होगा जो फैसिलेट करेगा, जो मीडिएटर के तौर पर काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्लूकोज को अंदर या बाहर जाना होता है, तो यहाँ पर एक मीडिएटर कैरियर प्रोटीन होती है जो काम करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं, इस ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफिजन का। आगे आपके पास ऑल ऑफ फॉलोइंग कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली एक्सेप्ट। सारे क्रॉस कर जाते हैं सिवाय एक के, वो कौन सा है? ऑप्शन ए में कह रहा है स्मॉल गैस मॉलिक्यूल, तो ये तो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, स्मॉल होते हैं। बी में कह रहा है वाटर, वाटर भी आपके पास क्रॉस कर जाता है, इसमें एक्वापोरिन्स आ जाती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू भी आपके पास ये कर जाता है। ग्लूकोज जो है वो आसानी से कर नहीं सकता। ठीक है, ग्लूकोज आपके पास कॉमन आंसर है इसका, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, जब भी आ जाए ग्लूकोज ही करना है। देखिए स्मॉल नॉन पोलर जो होते हैं गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता। और ये चीज़ मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताई भी है कि ग्लूकोज को ज़रूरत होती है एक मीडिएटर की, एक ट्रांसपोर्टर की, जो कैरियर प्रोटीन काम करती है इसका। क्वेश्चन नंबर 52, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो आप सबको पता है कि सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज सेल वॉल के मटेरियल्स होते हैं, और ये आपके पास बनाता है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक की पॉइंट है। इट इज मोर ऑब्वियस इन वुड, प्राइमरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मिडल लेमिना, सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी चीज़ें जो ज़्यादातर वुड के अंदर मिलती है आपको? देखिए वुड जो आपके पास कंटेन करता है वो सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन करता है। अब सर आपको किसे पता? देखिए जो सेल वॉल होती है इसके अंदर वो थिक होती है, और इसमें लिग्निन होता है जो कि इसको स्ट्रेंथ देता है। तो वुड को जब भी आप हाथ लगाओगे तो आपको स्ट्रेंथ, आपको हार्ड फील होगा। तो द ओनली रीजन इज सेकेंडरी सेल वॉल। आगे आपके पास है राइबोसोम का क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर। राइबोसोम्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? सेडिमेंट रेट के अकॉर्डिंग। हम कहते हैं 70 राइबोसोम है, 80 राइबोसोम है। तो यहाँ पर जो एस आ रहा है वो आपके पास इसलिए शो कर रहा है इस रेट को, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। विच साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल मेक देयर ओन प्रोटीन? कौन सा है जो खुद की प्रोटीन बनाता है? वो तो वही बनाएगा जिसके पास क्या हो, खुद के राइबोसोम्स हो। ठीक है, क्रोमोसोम क्या बनाता है? क्या क्रोमोसोम बनाता है? नहीं। गोल्गी अपैरेटस भी नहीं, पेरोक्सिसोम भी नहीं, ये बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अ कॉमन फंक्शन परफॉर्म बाय बोथ एसीआर एंड आईआर इज व्हाट? ठीक है, दोनों में जो कॉमन फंक्शन होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बताए थे लेक्चर्स के अंदर। व्हिच ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल्स? तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग का जो काम करता है वो मैंने आपको बताया गोल्गी अपैरेटस होता है। बाकी इसमें चार ऑप्शन रॉन्ग, तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का काम करता है, राइबोसोम प्रोटीन का, और वैक्यूल जो है वो स्टोर करवाता है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कौन कॉज करता है? ये आपको बताया था मैंने लेक्चर के अंदर भी कि क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, किस वजह से? म्यूटेशन आ जाती है जीन के अंदर। लाइसोसोमल एंजाइम्स की कुछ जीन्स होती हैं, में म्यूटेशन आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है, जिस वजह से ये डिजीज कॉज होती हैं। बेसिक डिजीज, गॉसियर डिजीज, स्क्रेप डिजीज। क्वेश्चन नंबर 59, एन एक्टिव एथलीट हैज मोर स्टेमिना ऑफ रनिंग कंपेयर्ड टू एन ऑफिसर ऑफ सेम एज, फिजिकली इंटरेक्टिव लाइफस्टाइल, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज ग्रेटली इंक्रीज इन मसल सेल ऑफ एन एथलीट? ये आपके पास दो बंदे हैं। ठीक है, एक आपके पास ऑफिसर है और एक आपके पास एक एथलीट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके पास बाबर आजम को। बाबर आजम क्या है आपके पास? एथलीट है, क्रिकेटर है, और एक तरफ आपके पास ऑफिसर है। हम कोई भी कॉमन ले लेते हैं, अहमद है, एक आपके पास क्या है? एक ऑफिसर। अब यहाँ पर देखें, एक तो ऑफिसर जो है वो क्या कहता है, सारा दिन बैठा रहता है ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो बाबर आजम को एक तरफ क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है दिन में आपके पास तकरीबन, ही इज़ अ गुड प्लेयर, सो इसको ऑलमोस्ट ये 10 आवर्स की प्रैक्टिस करता रहेगा। ठीक है, डेली अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट मैचेस के लिए, रनिंग के लिए। ठीक है, सो उसके लिए क्या क्या चाहिए? ज़्यादा रनिंग के लिए, ज़्यादा बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आपके पास आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो एक तरफ वो जो कि बैठा रहता है सारा दिन, उसको एनर्जी की नीड ही नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको एनर्जी नहीं चाहिए। तो जिसको एनर्जी चाहिए उसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा? उसको काम करना पड़ेगा। वो मोस्टली एथलीट जो होते हैं वो काम ही काम करते हैं। दे बिल्ड देयर बॉडीज़, दौड़ना होता है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो एक कॉमन और एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं, कॉमन और एक ऑर्डिनरी इंसान में यही फ़र्क होता है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है और एक वो इंसान है जो कि सारा दिन जिम करता रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है उस जिम जो कर रहा है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो कौन कर देगा? आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है आपके पास, ये 2 बंदे हैं, एक एथलीट है और एक ऑफिसर है। ठीक है, सेम एज के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाबर आज़म की जो एज हम लेते हैं, लाइक 35 लेते हैं, और ये भी 35 का है। ठीक है, अब सेम एज है, बस काम डिफरेंट है। बाबर आज़म को बहुत काम करना पड़ता है,
उस ऑफिसर को कम काम करना पड़ता है, मतलब रेस्टिंग काम ज़्यादा होता है उस ऑफिसर का। तो इज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम, हम जब देखेंगे तो ज़्यादा मसल सेल में जो ओरिजिनल ज़्यादा नंबर में मौजूद होता है वो कौन होगा? वो होगा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट वुड बी डिवॉइड ऑफ, ठीक है? ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? पिगमेंट मॉलिक्यूल। देखिए स्ट्रोमा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है। यहाँ पर केल्विन साइकिल होती है, ये चीज़ नोट कर लें कि स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल होती है। केल्विन साइकिल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं डार्क साइकिल। ये दोनों चीज़ें नोट कर लें। अब बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट जो आते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल आता है। पिगमेंट कौन सा आता है? स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोफिल आता है जो कि एम्पिटेड होता है, घुसा हुआ होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है? ना कि स्ट्रोमा के अंदर। तो ये चीज़ नोट कर लें, पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर घुसे हुए होते हैं। मैं इसको कट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखें मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को अच्छे से लें। आपके पास ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? और यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो जो क्लोरोफिल होता है वो इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में घुसा हुआ होता है, ना कि स्ट्रोमा में होता है, ना कि स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? फ्लूइड फिल स्पेस होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बट ये बात कर रहा है कि पिगमेंट मॉलिक्यूल, तो पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या हो गए? आपके पास क्लोरोफिल है पिगमेंट मॉलिक्यूल, और पिगमेंट मॉलिक्यूल ये स्ट्रोमा के अंदर नहीं होते, बल्कि ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में एम्पिटेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि द स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड का मतलब स्ट्रोमा में वो चीज़ नहीं होती, तो पिगमेंट मॉलिक्यूल स्ट्रोमा में नहीं होते, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ए ऑप्शन होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देख लें। स्टार्च ग्रेन्यूल्स, देखिए स्टार्च ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सी में कह रहा है प्रोटीन और राइबोसोम, ज़ाहिर-सी बात है, एनर्जी चाहिए, प्रोटीन बनाना है, क्लोरोप्लास्ट को, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, तो इनके पास ये होते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है एंजाइम्स एंड कोएंजाइम। देखिए केल्विन साइकिल होती है स्ट्रोमा के अंदर, तो उस साइकिल को रन करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए, तो वो एंजाइम्स ही इनके पास होते हैं, कोएंजाइम्स भी होते हैं, दोनों चीज़ होती है, लेकिन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इनके पास नहीं होते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टेस्ट सीरीज़। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। जिन्होंने अभी तक इस चैनल से कोई चीज़ सजेशन देना चाहें या कोई चीज़ उनको चाहिए, सो दे विल कॉन्टैक्ट अस टू आवर टीम, एंड आल्सो एक ईमेल आपके पास मेंशन है, दे विल आल्सो कॉन्टैक्ट ऑन देम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।